हेलो शाहरुख गोलूस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो कसा काय केडो हाल है, केमो नाचो। मैं उदय सोनी, वेलकम टू इजिली। सो बच्चा पार्टी हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में स्क्रू गेज, है ना, वर्नियर कैलिपर, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा और फिजिक्स अच्छे से पढ़ने के लिए हमें जरूरत है मैथमेटिकल टूल्स की कुछ चीजें पढ़ने की। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जो वो मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये आपको आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिले, है ना, तो मैं इसलिए मैं आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो है मैथमेटिकल टूल्स की, बेसिक मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे ताकि आप जब आगे फिजिक्स पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए और चीजें आपसे स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा बिना किसी देरी के मैथमेटिकल टूल का ये फर्स्ट लेक्चर। और मैथमेटिकल टूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैंने क्या कहा? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इट बिकम्स इजियर टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल इफ वन हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी। तो भाई मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स के बारे में आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। और जिस भी बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो उसके लिए फिजिक्स के लॉज को समझना, उनको डिस्क्राइब करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो हमें ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ में आपका ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, आपका ये हो गया, ये हथौड़ा हो गया, ये जो इस तरीके से हमारे काम आते हैं ना, उसी तरीके से हमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर जो है, हमें ये मैथमेटिकल टूल क्या आने वाले हैं? काम आने वाले हैं। ठीक है, बट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर को पढ़ने से पहले, ये मेन मैथमेटिकल टूल है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, इनको पढ़ने से पहले और भी कुछ बातें हमको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन को पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत बार आपको पूरी 11th में, 12th में काम आने वाला है। हम जानेंगे थोड़ी सी जानकारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, हम जानेंगे फंक्शन के बारे में, है ना। तो इस लेक्चर में मेनली हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में, इक्वेशंस के बारे में और बाइनोमियल एक्सपेंशंस के बारे में, जो कि हमको बहुत आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? टूल्स आर रिक्वायर्ड टू डू फिजिकल वर्क इजीली एंड मैथमेटिकल टूल्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली। ठीक है ना, तो भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चीजें करते हैं। आइए सर, जो आइजैक न्यूटन है, invented integration and differentiation which help us to solve some problems in physics। जैसा कि हम जानते हैं, जब तक आप डिफरेंट, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं बात। दो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जितने भी बच्चे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उन सबको ये आना चाहिए। ज्यादातर जो कॉमन बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। और अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो उनको ऐसा लगता है बाद में चल के हमको फिजिक्स नहीं आ रही। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, जब भी मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाऊं, अच्छे से उसको पढ़ना, तब तक पढ़ना जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, और तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना जब तक आपको फील ना जाए। क्योंकि अगर ये दो पॉइंट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जब तक समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स में कुछ नहीं हो पाएगा। ना 11th में कुछ हो पाएगा, ना 12th में हो पाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको दोनों टॉपिक अच्छे समझाऊंगा। और तीसरा है वेक्टर। वेक्टर भी नहीं आता है तो भी 11th की फिजिक्स खराब है और 12th की भी खराब है। और बच्चे तीन टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं फिजिक्स हार्ड है। तो तीन टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर। ये तीन चीजें अगर आपकी स्ट्रांग है ना भाई साहब, अगर ये तीन चीजें अगर आपकी स्ट्रांग है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, अगर तीन चीजें स्ट्रांग है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपकी जो फिजिक्स है बहुत शानदार हो जाएगी। पर अगर ये तीन टॉपिक आपके ढीले डाले हैं, अच्छे से समझ में नहीं आया या आपने अच्छे से मेहनत नहीं करी, तो फिर मैं गारंटी फिजिक्स की नहीं ले सकता। मैं फिजिक्स आपको आगे समझ में आएगा उसकी गारंटी तभी ले सकता हूं जब आपने इन तीनों टॉपिकों पे महारत हासिल कर ली हो, वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटा ये सबको आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो। सो भाई आइजैक न्यूटन ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वेंट किया, उसकी वजह से हम फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहां पे, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आए सुई, कहां करे तरवारी। भाई देखो, सुई का काम सुई कर सकती है और कुल्हाड़ी का काम ये कुल्हाड़ी कर सकती है, तलवार का काम तलवारी कर सकती है। भाई जिस तरीके से आप ब्लेड से नहीं काट सकते पेड़ को, आपको कुल्हाड़ी चाहिए, उसी तरीके से इस रस्सी को काटने के लिए हमें ब्लेड चाहिए। तो हर टूल का अपने एक अलग काम होता है। डिफरेंशिएशन वाला जो टूल है उसका अलग काम है, इंटीग्रेशन जो टूल है उसका अलग काम है, वेक्टर जो उसका अलग काम है। तो वो हमें समझना पड़ेगा, तो वो हम समझेंगे। बट मैन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भाई हम क्या क्या पढ़ सकते हैं
मैथमेटिकल टूल में अगर बेसिक बात करें तो अलजेब्रा आ जाता है, आपके ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, बेसिक कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके आ गए, वेक्टर आ जाता है और स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सीरीज। तो इन पे हम चर्चा करते रहेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है बेसिक मैथमेटिकल टूल का, आपको बताने के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। ओके भाई, तो भाई सबसे पहले हम उठाते हैं अलजेब्रा। देखो ध्यान सुनना, अलजेब्रा पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, बेसिक कैलकुलस पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सीरीज पढ़ना है। जितना फिजिक्स में हमको मैथमेटिक्स काम आएगा उतना हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि हमको आगे आने वाले लेक्चर्स में दिक्कत ना हो। तभी मैंने एक चैप्टर अभी आपको पढ़ाया है और नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजर मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि सबका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से हो जाए, इसलिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स लिया पहले ताकि कोई बच्चे को दिक्कत ना आए। अब अलजेब्रा अगर हमने सबसे पहले उठाया है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो उसमें हम सबसे पढ़ने वाले हैं फंक्शंस, इक्वेशंस एंड लॉगरिथम, ठीक है ना। एक पॉइंट आप यहां पर और ऐड कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। आप चाहें तो एक पॉइंट आप यहां पे और ऐड कर सकते हैं और वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है बेटे। तो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूंगा, फटाफट से हम चीजों को देखेंगे। तो हमारा टारगेट आज है फंक्शंस को पढ़ना, हमारा टारगेट आज है बाइनोमियल एक्सपेंशन को पढ़ना और हमारा टारगेट आज है इक्वेशंस को पढ़ना। तो बेटा तैयार हो आप सब लोग? तैयार हो जाइए। देखो एक मैं आप मेरी कहानी बताता हूं। मैं जब आकाश में था, आकाश इंस्टीट्यूट में गोवा के अंदर, तब मैं मेरे फ्लैट के कमरे में सो रहा था रात को 10-12 बजे के आसपास। मैंने मेरा रूम का गेट खुला हुआ था तो मेरे को लगा कि बाहर भूत है, सफेद कलर का कुछ दिख रहा है, यार भूत आ गया भाई, आज तो गए, आज तो डर लगा। पर जब मैं खड़ा होके गया, मैंने देखा देखते तो है क्या है जाके, तो पता लगा कि मेरी जो शर्ट है व्हाइट कलर की वो सूख रही है। समझ रहे हो कहानी? तो मेरा इतना कहने का मतलब है कि भाई डर से तुम जितना डरोगे ना वो तुम्हें उतना डराएगा। डर के पास जाओ, तुम डर के पास जाओ, वो डर वही खत्म हो जाएगा। जब मुझे डर लग रहा था ना कि भाई भूत हो सकता है, और मैं डरता बैठा पूरी रात सोता रहता, ऐसे ही डरता रहता पूरी रात, ऐसा करता रहता है ना, तो मेरे को नींद भी नहीं आती। पर मैंने जाके देखा क्या है भाई, तो देखा तो पता लगा कि भाई मेरी शर्ट ही सूख रही है, कुछ ना है। तो यही मैथमेटिक्स से जो डर है आपका वो निकालना है मुझे, आपको उसके पास आना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा आपको पास लाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सा और पास आइए और रगड़ के खतरनाक मेहनत करिए बेटा, डर खत्म हो जाएगा। डर के पास जाओगे तो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन क्या है? पहले जो हमारे जो ये साइंटिस्ट हैं डिरिचलेट, इन्होंने सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन दी थी। थोड़ा समझते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा इट इज एन एक्सप्रेशन, ये कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई रूल हो सकता है या फिर कोई लॉ हो सकता है, दैट डिफाइंस अ रिलेशनशिप, दैट डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, एक बार से इस लाइन को एक बार और पढ़ते हैं, फिर मैं सिंपल भाषा में आपको इसको समझाता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो फंक्शन है ना वो कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर कोई रूल हो सकता है या फिर कोई क्या हो सकता है गोलू, लो हो सकता है, दैट डिफाइंस ए रिलेशनशिप, जो एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है दो चीजों के बीच में, और वो दो चीजें क्या है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। सर अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो एक तो होता है कांस्टेंट, ध्यान समझना बेटा, एक तो होता है आपका कांस्टेंट और एक आपके होते हैं वेरिएबल। इनमें क्या डिफरेंस है भाई? कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू बदले ना, जैसे मैं बोलूं √3, मैं बोलूं √2, मैं बोलूं 3, मैं बोलूं 4, मैं बोलूं पाई, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है ना बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और जिसकी वैल्यू बदलती रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसकी वैल्यू बदलती रहे उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे 2x + 1 = 3। अब जैसे जैसे आप यहां पे x की वैल्यू चेंज, यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी रख सकते हो, x बराबर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू फिक्स ना हो, बदलती रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या, थोड़ा सा समझेंगे इसको, पर थोड़ा सा एक बार वापस समझना।
क्या है भाई फंक्शन, क्या है बेटा? इट इज एन एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई रूल हो सकता है या कोई लॉ हो सकता है दैट डिफाइंस ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाइए। चलो भाई अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने बोला भाई y बराबर क्या है? x+1 है। बोलो ओके सर। मैंने एक इक्वेशन बनाई y बराबर x+1। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 0+1 सर 1 हो जाएगी। मैंने कहा भाई x की वैल्यू आप एक काम करो 1 रखो, तो भाई x की वैल्यू जब आप यहां पे 1 रखोगे तो ये y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी। x की वैल्यू जब बेटा आप 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो? ये जो आप ये देख रहे हो यहां पे इक्वेशन y बराबर x+1, यहां पे आप जैसे जैसे x की वैल्यू बदलते जा रहे हो y की वैल्यू आपको बदलती हुई नजर आ रही है। यो x भी क्या है? वेरिएबल है, और y भी क्या है? वेरिएबल है। x भी क्या है? वेरिएबल है, और y भी क्या है? वेरिएबल है। ठीक है बेटा? बोलो ओके सर। तो भाई ये जो x है ना, ये जो है ना, तो ये x को हम बोलेंगे क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और y को क्या बोलेंगे? ये जो y है इसको अपन बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलेंगे बेटे? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। y को बोलेंगे डिपेंडेंट और इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। y की जो वैल्यू है ना वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो y इज डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोस्त कहानी समझ आई? ओके। अब यहां पे थोड़ा सा फंक्शन को समझते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है, और y बराबर लिखा हुआ है x+1। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा y इज फंक्शन ऑफ x। क्या बोलूंगा मैं? y इज फंक्शन ऑफ x। तो y जो है वो x का फंक्शन है, मतलब x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। जैसे मान लो अगर इक्वेशन लिखता फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने लिखता z इज इक्वल टू x³ / 3 लिखता है ना, तो मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं z इज फंक्शन ऑफ x। ऐसे बोल सकता हूं कि भाई z जो है ना वो x का क्या है? फंक्शन है। और जैसे जैसे आप यहां पर x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे z की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो z क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू चेंज करने पर z की वैल्यू चेंज हो रही, तो हम बोलेंगे z इज फंक्शन ऑफ x। थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो फंक्शन कुछ इस तरीके से, कोई मशीन है बेटा मान लो, और किसकी मशीन है? जूस निकालने की मशीन है बेटा। ध्यान समझना, जूस निकालने की मशीन है। तुम बेटे उसमें मैंगो डालोगे, मैंगो डालोगे तो क्या निकलेगा? मैंगो का जूस निकलेगा। आप इसमें पपाया डालोगे, पपीता डालोगे तो पपीते का जूस निकलेगा। यस और नो? बोला हाँ सर सही कह रहे हो। तो भाई ये जो मशीन है यहां से आप कुछ क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो। तो कोई भी मशीन जो होती है ना, उस मशीन में पहले आप क्या देते हो? इनपुट देते हो। तो आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। बात समझ रहे हो? जिस तरह का इनपुट दोगे उस तरह का फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो यही कहानी फंक्शन की है। तो फंक्शन में जिस तरह इनपुट देते जाओगे तो वैसे वैसे आपको आउटपुट मिलता जाएगा। समझ रहे हो? मान लो मैंने कहा कि भाई y बराबर x² है बेटे, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि y इज फंक्शन ऑफ x। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा y इज फंक्शन ऑफ x। इस f का मतलब क्या है कि y जो है फंक्शन है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ इसका मतलब x का फंक्शन है। थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो मैंने इसे लिख देता y इज, ये क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा y इज फंक्शन ऑफ t।
अगर मैंने लिख दिया मान लो z इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे z इज फंक्शन ऑफ x। समझ आ रहा? तो भाई मशीन है ये, मशीन में आप कुछ भी इनपुट करते हो तो यहां पे इनपुट हो गया और यहां से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। मैंगो डालोगे मैंगो का जूस, पपीता डालोगे पपीते का जूस। और जिस तरीके से जूस निकालने की मशीन भी अलग है, जैसे मान लो मौसमी का जूस निकालने की मशीन अलग है और आम का जूस निकालने की मशीन अलग है। अगर मौसमी आम वाली मशीन में मौसमी डाल दोगे तो उसके बीज पिस जाएंगे, तो मौसमी के लिए हम अलग यूज करते हैं। ऐसे ही फंक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, पर सिंपल सा फैक्टर समझो, फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या चीज है, एक मशीन के तरह होता है, जिस तरह का उसमें इनपुट मिलता है तो फिर हमको आउटपुट मिलता है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या पढ़ेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। तो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू 1 मिली, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू आपको 4 मिली, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू आपको 9 मिली। तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो यहां पे अब x क्या हो गया, ये इनपुट हो गया और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। समझ रहे हो? तो x इनपुट है। अब इनपुट आपने क्या क्या डाले, इनपुट आपने डाला 0, इनपुट आपने डाला 1, इनपुट आपने डाला 2, इनपुट आपने डाला 3। किस में डाला, एक्स स्क्वायर में डाला। तो आपको क्या मिला, y आपको क्या क्या मिले, y आपको मिले क्या क्या, 0 मिला, 1 मिला, 4 मिला और 9 मिला। ये आउटपुट मिला आपको, है ना। तो ये जो y है ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, समझ रहे हो। तो ये जो चीज है ना 0 1 2 3, ये कहलाएगा डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, और ये कहलाएगा रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो ये 1 0 1 2 3 4 5 जो चीजें हैं ये क्या कहलाएंगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। और यहां से आप डालने पे जो आपको मिल रहा है आउटपुट, जो मिल रहा है आउटपुट क्या क्या मिल सकता है, वो हो गई रेंज ऑफ फंक्शन। तो मैंने आगे टॉपिक यही लिया, देखो आप ध्यान देखो, तो मैंने आगे वाला टॉपिक यही लिया है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, है ना। तो यही चीज है, ध्यान सुनना, दोबारा थोड़े से बार देखते हैं। तो भाई अगर मान लो लिखा हुआ कहीं पे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सर y इज फंक्शन ऑफ x, ये पढ़ेंगे सर, इसको, इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन x, तो अभी भी क्या पढ़ेंगे, यहां पे क्या बोलोगे, y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन, x का फंक्शन। जैसे जैसे यहां पे x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पे जो साइन है ना ये फंक्शन है, यहां पे जो साइन है ना वो क्या है, फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है ना। यहां पे जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, इस एंगल की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे यहां पे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कभी यहां पे x बराबर 0 डिग्री रखोगे तो y बराबर 0, 30 डिग्री रखोगे तो 1/2, 45 डिग्री रखोगे तो 1/√2, 90 रखोगे तो y बराबर 1। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कहने का मतलब हम बोला जाएंगे y इज फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे जो साइन है ये फंक्शन है, ये मशीन है। इस मशीन में जिससे जैसे जैसे आप x डालोगे वैसे वैसे आपको y मिलेगा। तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ रही है। तो मैंने यही लिखा है। तो y क्या है, आउटपुट है, और x क्या है, इनपुट है। x आप इनपुट कर रहे हो इस मशीन में, आप x क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, और y आपको एज ए आउटपुट मिल रहा है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझे। तो ऐसे अगर डोमेन एंड रेंज की बात करें, है ना, तो मैंने मान लो फॉर एग्जांपल y बराबर क्या लिखा, साइन x लिखा। तो यहां पर x की जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। और x रखने के बाद में आपको जो जो y मिल सकता है वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन। बात समझ आ रही है। तो x की जितनी वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी रख सकते हो x, वो सब डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो x की जो वैल्यूज हैं जो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है x की, वो डोमेन ऑफ फंक्शन। और x रखने पर जो y मिलेगा वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाएंगी। और यहां पर y बराबर साइन x लिखा हुआ, इसका मतलब जो साइन है वही फंक्शन है। अगर मैंने y बराबर cos x लिखा होता तो अभी भी y फंक्शन किसका, x का ही है।
पर फंक्शन क्या है? कोस है। कोस में डालने पर ये फंक्शन है, ये मशीन है कोस वाली, इसमें एक्स में जो जैसे से चेंज करते जाओगे वैसे वैसे एक्स, वैसे वैसे आपको वाई अलग अलग मिलता जाएगा। बस समझ आई थोड़ी थोड़ी। जैसे मान लो मैं लिखता फॉर एग्जाम्पल p इज इक्वल टू, लिखता मैं टी स्क्वायर प्लस 1। पहले तो मुझे बताओ क्या पढ़ेंगे, कौन किसका फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? p इज फंक्शन ऑफ t, p इज फंक्शन ऑफ t। कैसे लिखा जाएगा इसको? इसको ऐसे लिख जाएगा p इज फंक्शन ऑफ t, t का फंक्शन है भाई, समझ रहे हो? अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते, थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो पहला एग्जांपल आपके सामने आ गया भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फाइंड y5। इसका मतलब क्या हुआ? y5 निकालने का मतलब क्या हो गया भाई? y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यहां पे जो होता है वो कौन सा होता है? ये क्या लिखा होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है? y5 चाहिए, मतलब x की जगह 5 रख दो, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है ना उसकी जगह 5 रख दो, तो एक्स स्क्वायर है ये, क्या ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह रख दोगे 5 रख दोगे, तो ये हो गया 25। तो आ गया आंसर। मैं बोलता कि मुझे y2 निकाल के दो, तो क्या दिक्कत है? मैं क्या करता मैं x y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, y इज फंक्शन ऑफ x ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x की जगह 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4। अरे बड़ी सिंपल सी कहानी है, समझ में आई बात? अगर मान लो मैं कहता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मतलब y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। मैं ऐसे भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन को, फाइंड f2। मैं बोलता हूं फाइंड f2 निकाल के बताओ, मतलब y बराबर f2 चाहिए आपको, पर y बराबर क्या? एक्स क्यूब है, इसका मतलब आपको x की जगह 2 रखना है, किसी क्या रखना है? 2 रखना है, तो कितना जाता है? 8 आ जाता। ये सिंपल सी कहानी है। आई होप सब बच्चों को चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे भाई z बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 है, सब बच्चे मेरे को फटाफट से निकाल के बताएंगे z0 और z4। वीडियो पॉज करके देखो और निकालो। अगर आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, नहीं कर पा रहे हो मतलब नहीं आया है, सीधी सिंपल सी कहानी है। z0 निकालना है, मतलब t की वैल्यू पहले 0 रख दो, तो मतलब 2 आ गया। z4 चाहिए, मतलब t की जगह क्या रख दो? t की जगह क्या रख दो? 4 रख दो, स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18 हो गया। ऐसे आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना? सिंपल सी कहानी है। तो यहां पर जो z है वो किसका फंक्शन हो गया भाई? z फंक्शन हो गया t का। क्या पढ़ा जाएगा यहाँ पे? z बराबर लिखा हुआ टी स्क्वायर प्लस 2, क्या पढ़ेंगे इसको कि z इज फंक्शन ऑफ t, z इज फंक्शन ऑफ t। जैसे जैसे t की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे z बदलेगा, और जितनी भी t की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन, और t की वैल्यू रखने पे जो z आएगा वो जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर है? चलिए वापस एक सवाल, बढ़िया सवाल। y बराबर है 2x प्लस 1, आपसे बोला कि y एक्स स्क्वायर चाहिए, कैसे निकालेंगे इसको? देखो भाई y एक्स स्क्वायर चाहिए ना, इसका मतलब जहां पर x है, जहां पर x है वहां क्या रख दो? एक्स स्क्वायर रख दो। x की जगह रख देना है, एक्स स्क्वायर रख देना है, घबराना नहीं। हल्लो बन गया, आंसर आ गया। ठीक, चलो मैं कुछ एग्जांपल्स और बनाता हूं आप लोगों के लिए। मैंने बोला फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। मैं यहां सवाल पूछ सकता हूं पहला कि f0 निकाल के बताओ, दूसरा f2 निकाल के बताओ, तीसरा बहुत अच्छा सवाल बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि f ये निकाल के बताओ, और एक और बोल रहा हूं कि मुझे f x प्लस 1 चाहिए। भाई मेरे को ये 4 सवालों के आंसर चाहिए। तो भाई सर आप बोलोगे सर पहला सवाल तो फटाफट निपटा देंगे, y बराबर 2x प्लस 1 है, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x। सर तो सर अगर आपको f0 चाहिए, इसका मतलब आप x की जगह 0 रख दो। सर लो साहब, सर आंसर 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा। अब सर आपको f2 चाहिए, अब सर आपको f2 चाहिए, तो सर आप x की जगह रख दो 2 रख दो, तो सर ये 5 आ जाएगा। यहां तक तो सर समझ में आ गई कहानी, को दिक्कत नहीं है। पर जो सर तीसरा वाला लिखा है ना वो समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला? डर से नहीं डरना, डर से जितना डरोगे उतना डराएगा। आ जा इसके पास। तो भाई तेरे को अगर f2 चाहिए, कहां दिक्कत है? पहले f ये वाला तो पता करो अंदर वाला मैटर क्या है, और अंदर वाले मैटर की बात करें तो निकाल चुके हैं।
अंदर वाला जो मैटर है वो ये रहा। FF2 कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5 आया। इसका मतलब हमसे ये पूछना चाह रहा है F, और ये कितना आया? 5 आया ना अभी, मतलब ये चाहिए। अब ये तो निकाल सकते हो, तो सिंपल बन गया दोबारा। तो मतलब सर जहां पर x लिखा है यहाँ पे y बराबर 2x प्लस 1 में, वहां पर सर x की जगह क्या रख दो आप? 5 रख दो सर। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो 2 गुणा 5 प्लस 1, 5 गुणा 2 10, 10 प्लस 1 11। लो साहब आंसर आ गया। अब चौथा सवाल देखेंगे, ठीक है? अब चौथा सवाल देखेंगे भाई, ये तीसरा था। आपको पूछा f(x + 1), इसका मतलब जो इक्वेशन है y बराबर 2x + 1, वहां पे जो x है ना बेटा, उस x की जगह क्या रख देना है? x + 1 रख देना है। x की जगह क्या रख देना है? x + 1। मतलब जो अंदर लिखा होता है ना, वही चीज आपको जिसका वो फंक्शन होता है वहां पे रख देना है। यहाँ पे y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है ना, किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है। अब आपको ये पूछा तो यही चीज तो बार बार रख रहा हूं x की जगह। यहाँ पे भी देखा मैंने 2 रखा, यहाँ 0 था तो 0 रखा। तो अगर यहाँ पे ये लिखा है तो यहाँ रख दो, ये रख दो, बस खत्म कहानी। x की जगह x + 1 लो साहब आंसर आ गया। तो इस तरीके से होता है, ठीक है? सो आई होप फंक्शन कैसे है वो समझ चुके होंगे। तो भाई फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करें इक्वेशन क्या होती है। फंक्शन तो हमने हो गया, कंप्लीट हो चुका है ये तो भाई, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इक्वेशन, तो पॉइंट अपना इक्वेशन, तो नया पॉइंट आ चुका है। इक्वेशन फंक्शन नहीं है ये, गलती से हो गया। इक्वेशन, अब क्या पढ़ेंगे अपन? इक्वेशन पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? आ जाओ। इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन इन विच 2 एक्सप्रेशन आर रिटन ऑन RHS एंड LHS ऑफ इक्विटी साइन। क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन इन विच 2 टर्म्स लिख सकते हैं इसको, एक्सप्रेशन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स आर रिटन ऑन RHS एंड LHS ऑफ इक्विटी साइन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर आपने लिखा 2x + 1, भाई क्या इक्वेशन है? बराबर के निशान में, बराबर के निशान के इधर LHS में कुछ लिखा है और RHS के इधर कुछ लिखा है, इसका मतलब इक्वेशन है। z बराबर x³ लिखा है, इक्वेशन है। z बराबर sin x लिखा है, इक्वेशन है। z²/2 बराबर x + 3 लिखा है, इक्वेशन है। बात समझ आ रही है? ये सब क्या है? इक्वेशंस है, ठीक है ना? तो बराबर के निशान के एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। सिंपल सी कहानी। अब थोड़ी सी दिमाग लगाना। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, सारी बातें आई होप 10वीं में पढ़ी होंगी आपने, पर तो मैं आपको हमेशा बताया छोटी मगर मोटी बातें करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बने। मेरा मकसद होता है बच्चों का फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना बिना टाइम खराब करे। फंडामेंटल बहुत जरूरी है भाई। नींव जिस पे खड़ी कर रहे हो अगर वही मजबूत नहीं है तो फिर बाद में बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं, कितनी सुंदर बना लो, कितना ही उसका इंटीरियर अच्छा कर दो, नींव सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और लोग जो होते हैं वो बातें करते हैं केवल इंटीरियर के बारे में कि कितना अच्छा इंटीरियर है घर का, पर ये भी देखो नींव कैसी है। नींव के बारे में कोई नहीं बात करता, तो इसलिए मैं नींव के बारे में बात करता हूं, मैं फंडामेंटल के बारे में बात करता हूं, मैं बेसिक्स के बारे में ज्यादा बात करता हूं। फिजिक्स बेसिक्स से बहुत ज्यादा सीखी जाती है, तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। एकदम से ही बड़े कॉन्सेप्ट पे मत पहुंचो, ठीक है ना? इसलिए बेसिक पे काम कर रहे हैं बेटा हम। आइए बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 1, यहां पे कुछ बातें नोट करो। क्या सर? भाई यहां पे पहले तो सबसे पहले ये चेक करो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है। सर नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है। दूसरी बात यहां पे चेक करो नंबर ऑफ वेरिएबल, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी। नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी कितना है भाई? यहां पे 1 है, और वो क्या है? x की वैल्यू नहीं पता, ठीक। तीसरी बात करें तो भाई इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो आप खुद बताओ, 10वीं पढ़ी है ना, तो बताओ x का कितनी वैल्यू पॉसिबल है? सर 1। सर कितनी आएगी? सर अगर 2x + 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर -1 हो जाएगा, तो सर यहां से x बराबर -1/2 आ जाएगा, और x की वैल्यू पॉसिबल होगी -1/2। सर इतना तो हमें आता है। तो मैं भाई वापस से मैं बोल रहा हूं बेसिक पे ध्यान दो।
तुम्हें लग रहा है सिंपल, तो आगे चलो। ना ना ना, ध्यान सुनो मेरी बात। एक इक्वेशन है और एक ही अननोन वेरिएबल है या एक ही अननोन क्वांटिटी है, तो भाई सॉल्यूशन भी एक ही होगा। यहां पे अगर देखो तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है, x पर मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो भाई सॉल्यूशन भी एक ही होगा। ठीक, ओके, यहां तक ही नोट करी। अच्छा मान लो मैं कहता कि भाई x प्लस वाई बराबर 2 है और x माइनस वाई बराबर, सॉरी x प्लस वाई बराबर फॉर एग्जाम्पल में बोलता था 5 है और x माइनस वाई बराबर 3 है। यहां पे अगर देखें तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है बेटे सर, 2। नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी कितनी है बेटे, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी कितनी है बेटे सर, 2। सॉल्यूशंस कितनी होंगे बेटे सर, 2। हाँ भाई जब आप इनको जोड़ोगे तो y से y तो कट गया, तो यहां पे ये 2x और 5 + 3 कितना आ गया, 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 2x बराबर 8 है तो x बराबर 8/2 मतलब 4। अब x की वैल्यू आप कहीं पे रख दो, चलो यहां रख दो, पहली इक्वेशन में, दूसरी में, जहां भी आपकी मर्जी पड़े। तो मान दूसरी में रखते हैं, x की वैल्यू 4, तो y बराबर कितना आ गया, 4 - 3 मतलब 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर दो इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटी है, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और दोनों सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो मैं यहां से क्या सिखाना चाह रहा हूं, दो इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। पर अगर मैं बोलता x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 5, तो मैंने बोला फाइंड x y z, ना ना अब नहीं हो पाएगा। यहां 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है ना, और इक्वेशन कितनी है, 2 है। नहीं, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी सॉल्व कर सकते हो। सब बातें आपने आई होप 9th 10th में पढ़ी होंगी, पर मैं वापस आपका वहां पर ध्यान खींच रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बातें हमने पढ़ी हुई है। अब एक स्पेशल इक्वेशन की बात करेंगे जो हमको फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है भाई, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सो मेरे गोलूस ध्यान सुनना बेटा। अब हम जो मेन जिस चीज पे बात करेंगे वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखो, ऐसी इक्वेशन जो है 100% आपने 10th क्लास में 9th क्लास में देखी होंगी। ax² + bx + c बराबर 0, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आपने सॉल्व करी होंगी, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आपने सॉल्व करी होंगी, है ना। तो भाई अगर ये इक्वेशन जो होती है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, ax² + bx + c बराबर 0, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे वो समझना। यहां पे अगर ध्यान दें तो a, b और c क्या है भाई, कांस्टेंट है। a b c क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पे जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, ये x है। x जो लिखा हुआ है यहां पे, ये क्या वेरिएबल है। x पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। x पे मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 2 है। इसके इसलिए सॉल्यूशन भी 2 होंगे। देखो यहां पे इक्वेशन 1 है पर x पे पावर मैक्सिमम 2 है, इसलिए सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। पहली वाली इक्वेशंस में इक्वेशन 1 थी, x पे मैक्सिमम पावर 1 थी, सॉल्यूशन 1 था। पर यहां पे इक्वेशन 1 मैक्सिमम पावर x पर 2, इसलिए सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 1 इक्वेशन होती है, ओनली 1 अननोन क्वांटिटी होती है, बट देयर आर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 1 अननोन क्वांटिटी। 2 सॉल्यूशन होते हैं और मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, x पे 2 होनी चाहिए। और a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। x² का जो मल्टीपल है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप ऐसी इक्वेशन आपने देखी होगी। पर मैं वापस से बार बार क्या कर रहा हूं, आपका जो ध्यान है
वो खींच रहा हूं छोटी मगर मोटी बातों पे जो आई होप आपने 9th 10th में ध्यान नहीं दी होंगी, और वही मेरा काम है वहां पर आपका ध्यान खींचना, ताकि आप हर चीज को बारीकी से समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वहां पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, x पे मैक्सिमम पावर 2 है, सॉल्यूशन 2 होंगे, a 0 नहीं हो सकता। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी अब स्टडी करना हम शुरू करते हैं भाई। तो भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर आपके पास में कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, तो इस x के दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x1 और x2। तो x1 बराबर क्या लिखेंगे आप, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ा होगा ना। ऐसे x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, है ना भाई, पढ़ा होगा ना आपने x भाई। ऐसा है तो x बराबर आपने पढ़ा होगा ऐसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, ये पढ़ा है ना, तो वही लिखा है मैंने, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देने वाली बात, अगर मेरे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है ना, ये वाला मसाला अगर ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो जो रूट्स होंगे, जो उसके सॉल्यूशंस होंगे, वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। एक 2 होगा तो एक 3 होगा, एक 4 होगा तो एक 5 होगा, दोनों के दोनों रियल होंगे और अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। और अगर भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मामला जो लिखा अंदर वाला, अगर ये 0 के बराबर है तो रूट तो रियल होंगे पर इक्वल भी होंगे। ठीक, तीसरी कहानी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। थोड़ी समझते देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो बेटे ये है बिल्डिंग, ओके सर, यहां पर हमारी शालू मैडम है भाई, ओके सर, और यहां पे हमारे गोलू भैया हैं। ठीक है साहब, ओके साहब, बहुत सही। अब गोलू भैया ने शालू मैडम के लिए डेयरी मिल्क ऊपर फेंकी, क्या फेंकी, डेयरी मिल्क जो है ऊपर फेंकी, तो डेयरी मिल्क ऐसे गई 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 ऐसे ऊपर गई। जब डेयरी मिल्क से ऊपर जा रही होगी जा रही होगी जा रही होगी, क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम हो रही होगी, एक पॉइंट पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या अपवर्ड मोशन हो गया। फिर ग्रेविटी की वजह से वापस जो होगी आपकी डेयरी मिल्क नीचे आएगी ऐसे, इसी पाथ में। तो ये अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में ऐसे दिखा रहा हूं, नीचे तरफ आएगी, पर रियलिटी में डेयरी मिल्क जाएगी इसी पाथ में और इसी रास्ते से वापस आएगी। पर पढ़ने के लिए अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन पढ़ने के लिए हम जब भी पढ़ते हैं तो ऐसे बना देते हैं, पर ऐसा नहीं कि डेयरी मिल्क ऐसे गई फिर इस रास्ते से ऐसे आएगी, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है, अगर मैं पूछूं कि ये डेयरी मिल्क इस h हाइट पर कब रही होगी, ध्यान सुनना, एक सवाल, रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये डेयरी मिल्क h हाइट पर किस समय रही होगी, तो इसके अब कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक तो ऊपर जाते वक्त, एक तो अपवर्ड मोशन के दौरान, एक तो अपवर्ड मोशन के दौरान h हाइट पर रही होगी डेयरी मिल्क, और एक डाउनवर्ड मोशन के दौरान, एक डाउनवर्ड मोशन के दौरान h हाइट पर रही होगी ये डेयरी मिल्क, यस और नो। तो भाई 2 टाइम हो गए ना। तो जब भी हमको इस तरह सिचुएशन में प्रॉब्लम में फंसते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हेल्प करती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ये रूट्स के फॉर्मूले हैं, इससे हम सॉल्व करके हमारा काम आसान कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपने बहुत सॉल्व करी हैं, पर मैं कुछ आपको शॉर्टकट छोटी मगर मोटी बातें बताऊंगा, ताकि जब आप फिजिक्स में प्रॉब्लम्स में फंसो तो आप इन शॉर्टकट चीजों को यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, so we know what we know, this is a quadratic equation. If this is a quadratic equation, then there will be 2 solutions, x1 and x2. अब वो रियल कब होंगे,
इमेजिनरी कब होंगे, बराबर कब होंगे, सारी कहानी में बता चुका है ना। तो भाई अगर आपको सम ऑफ रूट निकालने कहीं पर जरूरत पड़ गई तो फटाफट से निकालिए फॉर्मूले से -b/a। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने की जरूरत पड़ गई तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं c/a से। और अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √b² - 4ac/a। एक और फॉर्मूला होता है इसका डिफरेंस का, क्या होता है, अंडर रूट लिखिए और जो सम ऑफ रूट है ना x1 + x2 उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से घटा दो -4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है बच्चों। सो ये सब फॉर्मूले जो हैं आगे चल के आपको क्या आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जितना बेसिक स्ट्रांग होगा उतना ही फिजिक्स पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लो यहां पे लिखा है भाई x² - 3x + 2 = 0। ओके, क्या बोला, फाइंड रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट। तो ये जो तीन मसाला है, ये तीन तो मैं फटाफट निकाल लूंगा भाई x1 + x2 चाहिए, -b/a लगा दूंगा। b क्या है, b ये x का मल्टीपल इज b, तो फॉर्मूले में पहले तो -b/a माइनस। अब b कितना है, x का मल्टीपल इज b होता भाई, क्या होता, यही तो होता ना, x² + bx + c = 0। तो x का मल्टीपल इज b, यहां पे x का मल्टीपल कितना, -3 है, तो b इज -3 अपॉन a कितना है भाई, x² का मल्टीपल, x² का मल्टीपल यहां पर कितना है, 1 है, तो भाई 3 आ गया। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। ये c है, कितना है 2, और a कितना है भाई 1 है, तो ये आ गया 2। और बोलू डिफरेंस ऑफ रूट की बात कर लूं भाई यहां से, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं x1 + x2, देखो फॉर्मूला बताया था ना भी आपको, x1 + x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। तो x1 + x2 कितना आया, 3 आया, तो इसका तो स्क्वायर माइनस x1 x2 मतलब प्रोडक्ट कितना है, 2 है, ये हो गया। तो यहां से अगर देखोगे अंडर रूट में ये 9 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 9 में से 8 गए 1, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 1। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई, 1 आ गया। बोला ठीक है साहब, पर यहां पे क्या बोला उसने भाई, रूट भी निकाल के बता दो। क्या बता दो, रूट भी निकाल के बता दो। तो चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा वाला भाई, x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, -b + √b² - 4ac/2a। और x2 निकाल सकते हो -b - √-b² 4ac/2a। यहां से निकाल सकते हो आप x1 और x2। पर एक चीज चेक करो, क्या आपके पास में x1 + x2 है, हाँ है। कितना है x1 + x2, 3 है सर, ठीक है। क्या आपके पास में x1 - x2 है, हाँ सर है। कितना है साहब, सर 1 है। तो क्या डायरेक्ट निकल जाएगा, यहां से कट जाएगा, अगर ये जोड़ोगे तो कट गया, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या आया 2x1 बराबर 3 + 1 4। तो x1 बराबर कितना आ गया 2। और भाई अगर x1 बराबर 2 है तो कहीं पे भी रख दो, इस इक्वेशन 2 को ले लो। तो भाई x2 बराबर कितना आ गया, इधर जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2 - 1, x2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो भाई x1 और x2 निकल गया, बिना इन फॉर्मूलों का यूज करे आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो x1 बराबर 2 और x2 बराबर 1। अब चेक कर लो, अपना फॉर्मूला चेक कर लो, x1 - x2 मतलब 2 - 1 1 आ रहा, x1 + x2 2 + 1 3 आ रहा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, x1 × x2 2 × 1 मतलब 2 आना चाहिए। क्या प्रोडक्ट 2 था, 2 था, ठीक। अब अच्छा और भी विश्वास नहीं है तो आपने 10th में ये फॉर्मूले पढ़े हैं, तो आप इन फॉर्मूले से चेक करके निकालो। x1 आपका
2 आना चाहिए, x2 आपका 1 आना चाहिए। जब आप इस फॉर्मूले में भी b की और a और c की वैल्यू पुट करोगे तो आपको तब भी x1 और x2 2 और 1 ही मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो आपने 10th में ऐसे पढ़ा था, मैंने अब आपको इस तरीके से पढ़ा दिया ताकि सॉल्यूशंस जल्दी आप निकाल पाओ, फटाफट से कैलकुलेशंस कर पाओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की। बाइनोमियल एक्सपेंशन भैया, अगर आपसे पूछा जाए a प्लस b की पावर 0 कितनी होगी, तो आप बोल दोगे सर 1 होगी। अब कई बच्चों को समझ नहीं आया, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? किसी भी चीज पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। y पे पावर 0 है, वैल्यू 1। z पे पावर 0 है, वैल्यू 1। ठीक है, बात समझ आ गई? तो भाई मैंने पूछा a प्लस b पे पावर 0 वैल्यू कितना होगा, तो आंसर इज 1। आंसर इज 1। मैंने बोला a प्लस b पे पावर 1 बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आंसर होगा a प्लस b। ओके। मैंने पूछा बेटा a प्लस b पे स्क्वायर डाल दिया, बताओ कितना होगा, तो सर हमको आता है ये भी, सर ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है साहब। पर मैंने पूछा a प्लस b पर क्यूब बताओ कितना, सर ये भी आता हमको, सर ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस सर b क्यूब ही होगा। मतलब बहुत बढ़िया बेटा, इतना तेरे को आ गया, बहुत सही, बहुत पढ़ाई करी। पर मैं अगर आपसे पूछ लूं a प्लस b की पावर 5 बता, मैं पूछ लूं a प्लस b की पावर 7 बताओ भाई, मैं पूछ लूं a प्लस b की पावर 8 बताओ, तब भाई तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। और तुम्हें नहीं पता ये मुझे पता है। हाँ कि ना, गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ सर। तो मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से a प्लस b पर पावर 2 ये फॉर्मूला कैसे बना। a प्लस b की पावर क्यूब है तो ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, वो सिखा रहा हूं। अब आपको स्टैंडर्ड बढ़ गया ना अब आपका, तो आपको चीजें सिखानी पड़ेगी, नॉलेज होना चाहिए इनका। ठीक है, तो अब हम ये चीजें सीखेंगे। तो आप तैयार है? बोलो भाई। चलो, तो अब हम ये चीज सीखने वाले हैं। अब ध्यान समझना, a प्लस बी की पावर 7 कैसे निकालेंगे, a प्लस बी की पावर 8 कैसे निकालेंगे। तो ये जो चीजें आ रही हैं ये सब बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही आप सीख सकते हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं आता है तो हम इन चीजों को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये सीखेंगे। देखो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कुछ बातें आपको पहले नोट करनी पड़ेंगी दिमाग में अपने। थोड़ा सा मैं आपका जो ध्यान है मेरी तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता। यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि भाई यहां पर जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। पर ध्यान से देखो, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। सेकेंड एग्जांपल में a प्लस बी पर पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है भैया, 3 है सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4। सर नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे 4। पावर 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3। पावर 3, नंबर ऑफ टर्म्स 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स जस्ट एक ज्यादा आ रहा है पावर से। हाँ कि ना? ओके सर। तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे a प्लस बी पे पावर अगर n होती बेटे, पावर अगर n होती मेरे लाला, तो मेरे गोलू भाई जो नंबर ऑफ टर्म्स होती वो एक ज्यादा होती पावर से। तो मतलब पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होगा। ये नोट कर लिया, दिमाग में बिठा लिया ये बात, तभी आगे सीख पाओगे। दोबारा सुन लो, a प्लस बी पे पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके फॉर्मूले में जो भी लिखा जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होगी। पावर 0, जैसे मान लो a प्लस बी पे पावर 0, पावर 0 तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी केवल, तो 1 ही लिखा हमने। इससे एक बड़ा, 0 से 1 बड़ा हुआ 1। a प्लस बी के पावर
यहां 1, पावर कितनी है 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है ना, एक एरी टर्म्स और एक एरी टर्म्स। ए प्लस इसमें पावर 2 हो गई तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, पावर 3 नंबर ऑफ टर्म्स 4, 1 2 3 4, पावर 5 नंबर ऑफ टर्म्स 6, पावर 7 नंबर ऑफ टर्म्स 8, पावर 9 नंबर ऑफ टर्म्स 10। ठीक भाई, ओके सर। अब सर हमें ये सिखाओ फटाफट से कि a प्लस बी की पावर 3 बराबर ये कैसे आया। हमें सिखाओ a प्लस बी की पावर 5 क्या होगा, ये हमारी क्यूरियोसिटी है, तो मैं सिखाता हूं। चलो आपको पहले थोड़ा सा ये वाला सीखेंगे हम, बड़ा वाला, ये तुमको पता है, फिर इस पे प्रैक्टिस आप करना। अच्छा वाला सिखा देता हूं ताकि सिंपल वाला अपने आप ही आ जाए। चलो बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते, ध्यान समझना। इसको पढ़ने से पहले कुछ और बातें पढ़नी पड़ेगी भाई। एक छोटी सी होती है चीज, पहले फैक्टोरियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ना है तो थोड़ा सा 2-3 बातें और पढ़नी पड़ेंगी पहले, इसको पढ़ने से पहले बहुत और बेसिक में जाना पड़ेगा, और नीचे जाना पड़ेगा, और फंडामेंटल में जाना पड़ेगा। आपको बुक्स में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आपको ढूंढते रह जाओगे, पर ये पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में फिजिक्स कमजोर हो जाएगी। ठीक, ध्यान समझना। जैसे मैंने लिखा तो इसको क्या पढ़ेंगे पहले समझ लो, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 4। इसका तरीका ये भी लिखने का, और कई बार कई बुक्स में या कई टीचर ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऐसे। इसको भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल 4, इसको भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल 4। मैंने लिखा ऐसे या ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल 3। मैंने लिखा ऐसे, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 0। ठीक है ना? तो मतलब चाहे जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या है? फैक्टोरियल 5। क्या पढ़ेंगे इसको? फैक्टोरियल 5। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। ये क्या है? फैक्टोरियल 10 पढ़ेंगे, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10। अब ये होता क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, तूने लिखा है साथ, भाई नई चीज है तुम्हारे लिए, ध्यान समझे ना, ध्यान समझ, नई चीज है बिल्कुल। तो ये किसके बराबर होगा? बस 4 से स्टार्ट करो, एक कम करते जाओ। ये फैक्टोरियल 4 है साहब, तो 4 तियां 12, 12 दूना 24, 24 आंसर हो जाएगा इसका। मैंने बोला बताओ फैक्टोरियल 3 क्या होगा? सर 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। हेलो, मैंने बोला फैक्टोरियल 2 बताओ, तो 2 गुणा 1 मतलब 2। मैंने बोला फैक्टोरियल 1 बताओ, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने बोला फैक्टोरियल 5 बताओ, तो क्या लिखोगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुणा फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये क्या है? फैक्टोरियल 4 ही है भाई। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या है? फैक्टोरियल 4 भी, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। बस समझ आई? तो फैक्टोरियल निकालना है, सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला ये फैक्टोरियल 6 कैसे निकालोगे? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पे इसको लिख सकते हो 6 इंटू फैक्टोरियल 5। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, मतलब जैसे मर्जी पढ़े। समझ आ गई? ऐसा फैक्टोरियल निकालते हैं। पर क्या आपको लगता है बायनोमियल एक्सपेंशन पे तुरंत पहुंच जाओगे? नहीं। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं। फैक्टोरियल सिखा दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एनसीआर। बोलो सर क्या क्या नया नया वर्ड लेके आ रहे हो? हमारे हालत तो टाइट हो रही है, वैसे ही टाइट मत करो बेटा। वापस से वीडियो देखना, वापस समझना, 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, बस जो बातें बता रहा हूं बहुत काम की बातें बता रहा हूं। यहां पे अभी से घुटने टेक दिए ना, दिक्कत हो जाएगी। हार नहीं मानना, डर से जितना डरोगे उतना डर आएगा। ठीक, अच्छे से पढ़ना है। NCR, इसका एक फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। मान लो कहीं एक सवाल आ गया भाई 5C0 निकालो, कैसे निकालोगे? n की जगह क्या है? 5 है, 5 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, और फिर जो यहां पे लिखा होता है, जो भी लिखा होता है ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला मैच हो गया ना? किसके बराबर हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल
अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो भाई ये आ गया 1, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। मैंने एक सवाल दिया आपको कि भाई 5C1 निकालो, 5C1 निकालो, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, और जो भी यहां लिखा नीचे उसका फैक्टोरियल। तो यहां 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो ये गुणा में 1 है। 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो सर, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, पर 4 गुणा 3 गुणा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल है ना, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, मतलब ये आ गया 5। बात समझ आई? सॉरी, मान लो आपको 5C2 निकालना है, तो पॉज करो वीडियो को और करो, ये होमवर्क है, मतलब अभी करना है, अभी जस्ट। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई 5C2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, आराम से लिख सकते हैं सर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 4 3 2 1 ऐसे लिखा जाता है ना। 5 माइनस 2 क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और फिर भी क्या है 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ध्यान से अगर देखोगे तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, क्या बच रहा 5 इंटू 4, ठीक है ना। यहां पर 2 फैक्टोरियल बोल रहे 2 इंटू 1, ये से कट गया 2, तो 5 2 जा 10। मैं बोल रहा हूं भाई 5C3 निकाल के बताओ, तो सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब भी मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूं आप इसको पॉज करो, वीडियो को खुद करो, तब मजा आएगा बेटा। तो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ध्यान देखो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं सर, और ये 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया। अब 5 इंटू 4 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1 होता है, ये कट गया, तो 5 2 10। तो भाई 5C3 भी उतना ही आया और 5C2 भी इतना ही आया। क्या सुन रहा हूं, बोला हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ओके। मैं बोला कि भाई 5C4 निकाल के दिखाओ, तो भाई 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो उसको, हाँ सर। ये कितना हो गया 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, और ये क्या है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 5। मैंने बोला 5C5 निकाल के बताओ, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, और जो यहां लिखा है उसका फैक्टोरियल, तो भाई 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, मतलब ये 1 बच गया। समझ में? अगर आपको एनसीआर निकालना आ रहा है और फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज है, बाइनोमियल एक्सपेंशन अब मेरी समझाने की जिम्मेदारी है, ठीक। समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देख लो एक बार यहां तक का, और फिर समझ में यहां तक आ गया तो अब आगे का देखना, इससे पहले मत देखना। क्लियर है? अब देखो आगे, आ जाओ एक मिनट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सवाल बनता a प्लस बी की पावर सर 5 निकालो, ये निकालना मान लो अपन को, ध्यान समझना बेटा, ये चाहिए आपको। तो वापस से पुरानी वाली बात याद करो, पावर यहां पर 5 तो नंबर ऑफ टर्म्स 6, पावर यहां 4 नंबर ऑफ टर्म्स 5, पावर 3 नंबर ऑफ टर्म्स 4, पावर 2 नंबर ऑफ टर्म्स 3, पावर 10 नंबर ऑफ टर्म्स 11, पावर n नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। सही है? हाँ जी। तो भाई यहां पर पावर कितनी सर 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 6 होंगे। ठीक है गोलू, ठीक है बशालू को दिक्कत नहीं बेटा। तो भाई आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान सुनो भाई, बहुत मस्त टॉपिक है। तो a प्लस बी की पावर क्या है 5 है, पावर 5 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 6 होंगी, तो 6 टर्म्स आएंगी। एक यहां पर आ जाएगी प्लस
दूसरी यहां पर आ जाएगी प्लस तीसरी यहां पर 1 2 3 प्लस चौथी यहां पर, पांचवी यहां पर लिख देंगे और छठी यहां लिख देंगे। अब यहां पे क्या भरे? फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सेकंड टर्म क्या लिखा है यहां पे? इस तरीके से 2 लिखा है, मतलब सेकंड टर्म क्या है? बी है। तो पहले सब जगह ए बी लिख दो पहले तो। ए बी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म लिखते जाओ। ए बी ठीक है। फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है लिखते जाओ। लिख दिया ऐसे। अब सुनो क्या करना है। पहली टर्म पहचानो कौन सी है सर? ए है। ए है ना, पहली टर्म क्या है? ए है। तो अब एक काम करो, ध्यान सुनो। पहली टर्म अगर ए है और पावर अगर 5 है ना, तो 5 से स्टार्ट करना। यहां पे पावर लिखना 5 और घटाते जाओ। अब 4 3 2 1 0। पावर कितनी है मैक्सिमम? 5 है ना। पावर कितनी है मैक्सिमम? 5 है ना भाई। और पहला टर्म क्या ए है, तो पहले टर्म से स्टार्ट करना। इसमें 5 4 3 2 1 0 आ गया यहां तक। अब बी की बारी। यहां पे पावर 0 से स्टार्ट करना। जो सेकंड टर्म है उस पे पावर 0 से स्टार्ट करना। 0 बढ़ाते जाओ। अब 1 2 3 4 5। इस तरीके से एक्सपेंड होता है बाइनोम। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब यहां पर आगे क्या आएगा? अभी सारी जितनी भी लाइंस हैं ब्लैक वाली मिटा देते हैं, ये तो गिनने के लिए थी हमारे लिए। अरे मिटाने में दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं। चलो अब यहां पे क्या आएगा समझना। यहां पे लिखा जाएगा, देखो 5 से स्टार्ट है ना, सो यहां पे आएगा 5C0 पे कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर लिखा जाएगा 5C1 मल्टीप्लाई में, फिर लिखा जाएगा 5C2। 5 है ना मैक्सिमम पावर, तो 5 से स्टार्ट होगा। 6 होता तो 6 से स्टार्ट होता, 7 होता 7 से स्टार्ट होता। और यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब देखो क्या हो जाएगा, ये समझ गए होंगे। 5C3, यहाँ पे 5C4, और समझ गए होंगे यहाँ पे कितना आएगा, 5C5 आएगा। ठीक है। अब इन सबकी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब। चलो यही आपका बाइनोमियल खत्म हो गया। तो हम लिख रहे हैं अब a प्लस बी की पावर 5 की फाइनल वैल्यू। 5C0 हमने निकाला था ना, 5C0 कहां पे निकाला था? देखो ये रहा। 5 वैल्यू कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। 1 रख दो। a पे पावर 5, बी पे पावर 0। किसी भी चीज पे पावर 0 अगर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। तो ये 1 हो गया। प्लस 5C1, 5C1 हम 5C1 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अगर ध्यान से देखोगे 5C1 की वैल्यू ये रही। 5C1 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 5 आ रही है। कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो भाई ये 5 हम यहां रख देंगे। 5C1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है सर। फिर a पे पावर कितनी? 4, और b पे पावर 1 है तो उसको b लिख सकते हो। बोला ठीक है सर। 5C2 भी निकाल चुके। कितना आया? 5C2 हमारा आया था 10, और 5C3 भी आया था 10। ठीक। तो 5C2 भी 10 है और 5C3 10 है, दोनों 10 है। तो ये 10, a पे पावर 3 b स्क्वायर। ठीक है बच्चों। 5C3 की वैल्यू भी कितनी है? 10 है। तो बच्चे यहां पे भी 10 रख देंगे। a स्क्वायर b का क्यूब। 5C4 5 है। देखो दिखा देता हूं, निकाला है। 5C4 5, 5C5 1। तो 5C4 की वैल्यू 5, a पे पावर 1 तो a लिख सकते हो, और b की पावर 4। और 5C5 कितना आया था? 1 आया था। कितना आया था? 1 आया था।
तो ये 1, और a पे पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो मतलब b की पावर 5 बच गया। तो भाई ये होगा फॉर्मूला, ये लो साहब, a प्लस b की पावर 5 इतना बड़ा होगा। तो ऐसे एक्सपेंड होता है बाइनो, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा ना तो अपन एक और करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये तो याद ही है ना। ये कितना आना चाहिए सर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सर ये आना चाहिए, अगर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन सही है ना तो ये आना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में। चलो भाई, तो इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से करके देख लेते हैं। बोले ठीक है साहब, कर लो सर। a प्लस b की पावर 3 निकालना सर। सर पावर 3 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे सर। तो यहां कुछ आएगा, तो थोड़ा सा इधर आराम से रास्ता ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। a प्लस b के पावर 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स सर 4 होंगे, 1 2 3 और सर 4। और सर शुरू हो जाओ आप लिखना, ए बी ए बी ए बी ए बी, अगर यहां ए और बी है तो। फिर सर पावर 3, मैक्सिमम 3 है ना, तो 3 से स्टार्ट करो सर, इस पे लिख रहा हूं 3 से स्टार्ट करो सर। बोलो ओके, तुम्हारी मानेंगे भाई। तो यहां 3 सर, यहां 2, यहां 1 और 0 सर घटा दे जाओ। और सर बी पे सेकंड वाले टर्म पे स्टार्ट करो सर 0 से, 0 1 2 और 3 सर बढ़ाते जाओ। और सर यहाँ पे हो जाएगा NCR से टाइप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3C0 लिखोगे, फिर 3C1 लिखोगे, फिर 3C2 लिखोगे, फिर 3C3 लिखोगे। ठीक, ओके भाई सही है। पहले देखो साइड में निकाल लेते हैं। 3C0 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है, कट गया तो 1 आ गया। तो सर ये तो 1 हो गया। a पे पावर 3 सर, और b पावर कितनी है सर, 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। b पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, किसी भी चीज पावर 0 वैल्यू 1। ठीक है सर, ये खत्म हो गया, आगे बढ़ो सर। 3C1 तो फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और जो यहां लिखा है वो 1 फैक्टोरियल, तो हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता, ठीक है ना। और 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो सर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट गया तो सर 3 बचा, तो ये आ गया सर 3। करके देखना बेटा, एक बार सिखा चुका हूं आपको मैं। a स्क्वायर b पावर 1 तो b। हम निकालेंगे 3C2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2, क्या हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हो इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको क्या बोल सकते हो 2 फैक्टोरियल, तो कट गया मतलब 3 बच गया। तो भाई 3C1 निकाला ना अपन ने, सॉरी 3C2 कितना आया अपना 3 आया, 3 a पे पावर 1 b पे पावर 2, ठीक है। अब 3C3 निकाल लेते हैं। 3C3 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, और जो यहां है उसका फैक्टोरियल, ये तो इससे कट गया सर, और यहां पे 0 फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1। a पावर 0 मतलब वैल्यू 1 और b का क्यूब बचा, तो आप खुद देख लो, आपके सामने है। यही फॉर्मूला होता है ना, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से अपन ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, वो समझना आप। अब हम ये मसाला सीखेंगे क्या है ये, चलो इसको अलग ही स्लाइड में ले लेता हूं, ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझने जरूरत है। अब हमें फिजिक्स में ज्यादातर जो काम आएगा वो ये टर्म काम आएगा, और ये भी नहीं, इससे भी थोड़ा सा और काम आएगा, वो बता देता हूं, फिर भी ध्यान सुनना। अगर मैं लिख रहा हूं क्या, ध्यान समझना, 1 प्लस x की पावर n, अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो, खोलते हो, मतलब स्पेशल केस काम आ रहा है।
ए की वैल्यू 1 हो गई और एक्स बी की जगह एक्स हो गया, पावर एन है। तो पावर अगर एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे, एन प्लस 1 होंगी। जब इसको लिखोगे आप तो ये ऐसा कुछ बनेगा 1 प्लस एन एक्स। और यहाँ तक कि जो जेई के बच्चे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे, इसको भी फॉर्मूले को याद रखते हैं वो, क्योंकि उनके वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में काम आता है। ये वाला जो फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और ऐसे ये आगे तक चलता जाएगा एन प्लस 1 तक। ये रियल फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन। बट हमको जो फिजिक्स में काम आएगा, देखो हमको जो फिजिक्स में है ना, हमको तो फिजिक्स में इतना भी काम नहीं आने वाला जितना मैंने बनाया था, पर मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये कैसे बनता है, ठीक है ना। ध्यान सुनो, इसका भी एक स्पेशल केस है जिस पे अपन को बात करनी है, और वो क्या है, ध्यान सुनना बेटा। अगर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू बहुत बहुत बहुत, x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, किससे, 1 से। x की वैल्यू अगर 1 से बहुत बहुत छोटी है, यहां पे देखो 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू जो है 1 से बहुत छोटी है, उस सिचुएशन में 1 प्लस एक्स की पावर n को आप लगभग बराबर 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। यही हमको काम आएगा अच्छे से। 1 प्लस एक्स की पावर n है, इस फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ है, और x की वैल्यू x से बहुत छोटी है, तो ये लगभग किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगा। क्योंकि फिर x की जो बड़ी पावर्स होंगी वो फिर ये पूरे जो टर्म्स होंगे बहुत छोटे हो जाएंगे ये टर्म्स। जब x की वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, तो x की वैल्यू जो बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर करोगे, उसका क्यूब लोगे, उसकी पावर 4 लोगे, और पावर करो तो वो और छोटी होती जाएगी। भाई कोई छोटी वैल्यू जैसे मान लो 0.002 है, इसका स्क्वायर करो और छोटी, इसका पावर 4 करो और छोटी होती जाएगी, है ना, तो फिर नगण्य हो जाएगा। तो ये लगभग इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कहता कि मान लो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 2, और सब केस में मैं बोल रहा हूं कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट आपको लिखना है 1 प्लस 2x, ये पावर 2 इधर आ जाएगी। अगर मैं कहता कि 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, और x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1 माइनस 2x हो जाएगी। अगर मैं कहता 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 है, और x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो ये जो पावर है ना, ऐसे कैसे यहां जाएगी, 1 माइनस 2x। मैं कहता 1 प्लस 0.003 में पावर है 3, ये बताओ। मैं कहता 1 प्लस 0.003 की पावर है 3, ये बताओ। तो भाई x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, और ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो हम डायरेक्ट यहां पे लगा सकते हैं, ये बराबर होगा 1 प्लस एन एक्स के। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 0.009, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.009, ये डायरेक्ट आपने आंसर ऐसे निकाल लिया। बात समझ आई, मतलब आपको ऐसे करने जरूरत नहीं है। अब 1.003 लिखते हैं, फिर उसको 3 बार लिखते हैं आप ऐसे करके, ऐसे नहीं करना वो आपको, फिर आप उस गुणा करो तो टाइम लग जाएगा ना बहुत सारा, ऐसे नहीं करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है तो इस तरह कुछ दिखता है, तो फटाफट से शॉर्टकट मार देना है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लिया आपने x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। चलो एक दो प्रैक्टिस और करते हैं। मैं बोलता हूँ 1 प्लस 0.002 के पावर होती 4, ये निकालो। तो आपने देख लिया x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 0.002 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 0.008, तो ये बराबर हो गया 1.008 के बराबर। समझ में आई कहानी। फिजिक्स में जैसे कई बार एक ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो आपको एक चीज काम आई, जैसे बता रहा हूं एक स्पेशल केस। मान लिखा है 1 प्लस एच बाय आर पे पावर है -2, ये बराबर बताना है। जहां पर ये एच और आर के बता देता हूं, ये अर्थ है
आर अर्थ की रेडियस हो गई, और यहां पर आपने एच हाइट पे कोई बॉल फेंकी होगी मान लो, तो आर अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल आपने फेंकी है, तो मुझे बताओ कि एच बड़ा होगा या आर बड़ा होगा। आपने बॉल फेंकी अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ, तो बताओ एच बड़ा या आर बड़ा। सर कमाल की बात कर रहे हो सर, एच तो नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा आर के कंपैरिजन में। यस, यहां पे एच इज वेरी वेरी लेस देन आर है, एच इज वेरी वेरी लेस देन क्या है, आर है। एच बहुत छोटा होगा सर, रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ी है सर, 6400 किलोमीटर होती है। हम लोग कितना फेंक देंगे, हम सर 50 मीटर तक फेंक देंगे, है ना, 100 मीटर तक फेंक देंगे, ज्यादा ताकत होगी 200 मीटर तक फेंक देंगे, ज्यादा तो फेंक भी नहीं पाएंगे। एच इज वेरी वेरी लेस देन। और बेटा अगर एच इज वेरी वेरी लेस देन आर है तो क्या लिख सकते हो आप इसी चीज को, ये लिख सकते हो सर एच अपॉन आर इज वेरी वेरी लेस देन 1। मतलब ध्यान से देखो तो ये एच अपॉन जो आर है ये एक से क्या है, ये वैल्यू जो एच अपॉन आर एक से बहुत कम है, इसका मतलब ये एक्स हो गया ना। तो अगर ये वैल्यू है एक से बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला लगा सकते हो, इसको बराबर 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो आप। अगर एक्स की वैल्यू एक्स से बहुत छोटी है तो आप इसको लगभग किसके बराबर लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1, ये पावर -2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो 2 आ गया, और एच बाय आर तो इसके बराबर होगा ये। तो ऐसे हमें फिजिक्स में कई बार काम आने वाला है। ठीक है, एक एग्जाम्पल पूछता हूं आपसे मैं, और एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ भी होगा शायद यहाँ पे, इधर ये है 1001 की पावर 1/3, अरे सॉरी 1001 की पावर 1/3 मानो निकालना हो। एक तरीका तो इसको मतलब कैसे निकालोगे, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, पर बायनोमियल थ्योरम से इसको फटाफट कर सकते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसे कर लेते हैं, कैसे सर 1001 बराबर होता है 1 प्लस 1000 की पावर 1/3, और सर 1 प्लस एन एक्स लगा दो, सर ये इसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और सर इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे भैया यहां तक अगर तुम आ गए हो ना तो ये चमत्कार है, ये रॉन्ग है। क्यों सर, आपने तो बोला था 1 प्लस एक्स का काम कर रहा है, तो 1 प्लस एन एक्स कर दो सर। 1 प्लस एक्स की पावर सर अगर एन है तो आपने बोला था 1 प्लस एन एक्स कर दो। अरे भाई मैंने बोला था इसे करना है, पर कब करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तब करना है जब एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। यहां पर एक्स तुम्हारे क्या 1000 है, क्या 1000 1 से बहुत छोटा है क्या, बताओ, क्या 1000 1 से बहुत छोटा है क्या, नजर नहीं है। तो भाई ये ऐसे नहीं होगा, आपको आपका एक्स इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जब आप एक्स चूज करो तो वो एक्स 1 से क्या हो, बहुत छोटा हो। तो भाई कैसे करें फिर, सर 1001 के पावर 1/3 है, ये सॉल्व करना। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, सर कैसे लिख सकते हैं, सर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1000, बोल हाँ ठीक है सर। अब डायरेक्ट तो अब तो यहाँ पे नहीं लगा सकते सर, ये बात तो समझ में आ गई कि ये 1/3 जो है यहाँ पे गुणा नहीं कर सकते, 1 प्लस एन एक्स अभी तो नहीं बना सकते। एक के प्लस में जो चीज आनी चाहिए ना सर वो एक से बहुत छोटे होने चाहिए, बोल हाँ। एक काम कर सकते हैं, 1000 जो है ना, 1000 की पावर जो 1/3 है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। अगर उसको कॉमन लेंगे तो यहां पे तो 1000 है नहीं, तो यहां पे तो क्या होगा, 1000 की पावर 1/3 यहां तो है नहीं, तो यहां पे तो डिवाइड में आ गया 1000, और यहां से 1000 की पावर 1/3 बाहर निकल गया, तो यहां पे बढ़ गया ये 1। मतलब ये ऐसा ऐसे लिख सकते हो आप, 1000 की पावर 1/3 1 प्लस 1/1000। अब मेरे जो कई प्यारे बच्चे हैं ना, उनका इस स्टेप के बाद में उनको ये समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। इतना तो समझ में आ गया कि सर यहां पे 1 प्लस 1/3 इंटू 1000 नहीं कर सकते, ये 1/3 यहां नहीं ला सकते क्योंकि 1000 1 से बड़ा है, बहुत बड़ा। और 1 प्लस एन एक्स तभी कर सकते हैं जब ये x 1 से छोटा हो, और 1000 है 1 छोटा है नहीं, तो यहां तो नहीं लगा सकते। वो बात तो समझ में आ गई, पर यहां से यहां कैसे आए ये समझ नहीं आई। भाई मैंने ये कॉमन लिया, केवल कुछ नहीं किया मैंने सिंपल गणित लगाई है 10वीं क्लास की। a प्लस बी है मान लो, मैंने बोलता कि यहां से a कॉमन लो, तो भाई यहां पे से a कॉमन लिया, तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, a का डिवाइड तो कर रहे हो, और यहां पर a है नहीं,
तो ऐसे, तो यहां पे क्या हो गया, ये ऐसे तो करते थे आप भाई, एक कॉमन लेता तो यहां पे से तो 1 हो गया और यहां पे 1 का डिवाइड आया, वही तो कर रहा हूं मैं। यहां पे मैंने 1000 की पावर 1/3 निकाली है बाहर, 1000 की पावर 1/3 निकाली, 1000 की पावर 1/3 तो बाहर आ गई। तो यहां पे 1/3 और होगा, तो यहां पर 1 है, यहां पे 1000 की पावर 1/3 है नहीं, तो भाई डिवाइड में आ गया 1000 की पावर 1/3, देखो 1/3 तो लगा हुआ है बाहर, ठीक। और यहां पे 1000 है 1000 की पावर 1/3, तो जब ये बाहर निकाला तो यहां पे 1 हो गया, तो ऐसे लिखा है। अब मुझे बताओ, क्या ये जो मसाला लिखा हुआ है यहां पे, कौन सा वाला, ये वाला, क्या यहां पर बाइनोमियल लग सकती है क्या? बोला हाँ सर, यहां पे बाइनोमियल लगा सकते हो, ये है 1/1000 और 1/1000 1 से बहुत छोटा होता है, तो सर यहां पर आप 1 + nx लगा सकते हो। 1000 की पावर 1/3, 1000 की पावर 1/3 कितनी हो जाएगी भाई? सर ये हो जाएगी आपकी 10, कितनी हो जाएगी? 10, ठीक। अब देखो ध्यान से, 1 + 1/3 नीचे ले आओ, पावर आएगी ना 1/3, तो 3000 से मल्टीप्लाई होगा, 3000 हो गया, ठीक। तो ये हो गया 10, ये 1/3000 कितना हो गया? 0.0003 हो गया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 × 1.0003, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये 10.003, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब आपका होमवर्क क्या समझ लो, 997 की पावर 1/3 आपको निकालनी है, और ये आपका है होमवर्क। और साइंस इजीली जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मुझे इसका आंसर भेजना है, और जितनी भी डीपीपी अटैच्ड हैं इस लेक्चर के साथ में वो मुझे सॉल्व करने, जितने भी बच्चे हैं साइंस इजी ग्रुप पे जुड़ना है, सबसे पहले सबको, जितनी भी डीपीपीज हैं उन सबको सॉल्व करके आप मेरे को साइंस टेलीग्राम ग्रुप पे भेजोगे। मैं एक बच्चे का देखूंगा भाई, और मेरी टीम से चेक करवाऊंगा, ताकि अगर कोई सॉल्यूशन गलत कर रहे हो तो हम आपको बता सकें, जिसका गलत होगा उसको बताऊंगा, और जिसने पूरे सही करे होंगे उसको शाबाशी दूंगा, उसका नाम लूंगा वीडियो में पक्के से, ठीक है ना। तो भाई साहब, बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है वो खत्म हो चुका, हमने फंक्शन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा मैथमेटिक्स था इसमें, थोड़ी बेसिक बातें थी, अच्छे से दोबारा से पढ़ना, आपको अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।